सब मारे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको इस भयानक कहानी का पार्ट 2 यानी कि ये समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कहानी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि पूजा और ऋचा अपने परिवार से झूठ बोलकर मुंबई आई थी क्योंकि वो अपने सपनों को सच करना चाह रही थी। लेकिन जब वो मुंबई आती हैं तो होटल के एक कमरे में रुकती हैं जिस कमरे का नंबर था 301। उस कमरे में जब वो रुकती हैं तो ऋचा के ऊपर किसी आत्मा का साया हो जाता है और ऋचा अजीब सा बिहेव करने लगती है। ऋचा के साथ जो उसकी फ्रेंड थी पूजा, ऋचा का ये रूप देखकर पूजा बहुत बुरी तरह से डर जाती है। ऋचा इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? क्या ऋचा पर किसी आत्मा का साया था? हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऋचा और पूजा जिस कमरे में ठहरी हुई थी, उस कमरे में ऐसा क्या था जो ऋचा को और उसके शरीर को दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था? पूजा ने जिस ऋचा को अपने सामने खड़ा पाया, क्या वो वाकई में ऋचा थी या उसके ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर रखा था जो ऋचा के शरीर में घुसकर पूजा से उसे वहां से फौरन ले जाने को कह रही थी? क्या पूजा ऋचा की इन अजीब बातों पर यकीन कर पाई? जब ऋचा पूजा से भयंकर आवाज में बोल रही थी कि यहाँ से तुम दोनों को चले जाना चाहिए वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे, क्या पूजा यकीन कर पाएगी कि ऋचा महज ऋचा नहीं है बल्कि उसके ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है जो ऋचा के अंदर है और ऋचा के शरीर पर उसने अपना कब्जा किया हुआ है? जब ऋचा बेहोशी की हालत में गिर जाती है, पूजा उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाती है और उसके ऊपर पानी की बूंदें छिड़कती है जिससे ऋचा को होश आ जाता है। जब ऋचा होश में आती है तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करने लगता है। वो पूजा से कहती है कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद हमने मुंबई आकर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है और हमें जल्द से जल्द वापस घर लौट जाना चाहिए। पूजा ऋचा से कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। इतना कहकर ऋचा और पूजा सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही दोनों उस होटल के मालिक के पास पहुँचते हैं और उनसे उस 301 कमरे का राज पता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैनेजर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उन दोनों से कुछ छिपा रहा हो। ऋचा और पूजा उस होटल के मैनेजर के हाव भाव देखकर कुछ अजीब सा फील करने लगी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है और वो फैसला करती हैं कि अब वो दोनों यहाँ से तभी वापस जाएंगी जब इस कमरे का रहस्य पता कर लेंगी। फिर क्या था, उस होटल में काम कर रही एक महिला जिसका नाम जेनिफर था। जेनिफर पिछले 10 सालों से इस होटल में काम कर रही थी। जेनिफर होटल के हर कमरे के बारे में जानती थी। वो दोनों जेनिफर के पास जाती हैं और जेनिफर उन्हें सब कुछ बता देती है और जेनिफर उस कमरे का जो राज खोलकर रखती है, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर जेनिफर ने उस कमरे के बारे में जिसका रूम नंबर 301 था क्या बताया था, जिसे सुनकर
पूजा और ऋचा की आंखें फटी की फटी रह गई। आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। जेनिफर जब बताना शुरू करती है तो ऋचा और पूजा दोनों उसे बड़े ध्यान से सुनने लगती हैं। जेनिफर बताती है कि आज से ठीक 4 साल पहले तुम्हारी ही तरह और तुम्हारी ही उम्र की एक लड़की जिसका नाम पिंकी था, वो अपने सपनों को सच करना चाहती थी और वो इसीलिए मुंबई आई थी। मुंबई आकर उसने इसी होटल में चेक इन किया और उसे 301 कमरा मिला। तब वो कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और मामूली था, लेकिन पिंकी जब उस कमरे में ठहरती है तो इस होटल का मैनेजर, जिसकी नीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो पिंकी के कमरे की दूसरी चाबी लेकर उस कमरे में जाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। पिंकी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करती है और अचानक हाथापाई में पिंकी का सर बेड के कोने से जाकर टकरा जाता है और वहीं पिंकी की मौत हो जाती है। पिंकी की मौत के बाद मैनेजर पिंकी की लाश को इसी कमरे के बेड के नीचे एक कब्र बनाकर उसकी लाश को दफना देता है और तभी से उस कमरे से अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें आया करती थी। लेकिन मैनेजर पैसों का लालची होने की वजह से उसने बिना कुछ सोचे समझे तुम लोगों को वो कमरा कई सालों बाद रहने के लिए दे दिया है। जब जेनिफर ने इस घटना के बारे में उन दोनों को बताया तो मानो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और फाइनली दोनों ने फैसला लिया कि अब वो अपने गांव तभी लौटेंगी जब उस बेचारी पिंकी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर तीनों ने मिलकर, यानी कि पूजा और ऋचा के साथ जेनिफर ने मिलके एक पंडित जी से मुलाकात की और पंडित जी पूरी तरह से तैयार हो गए और पंडित जी तीनों के साथ उस कमरे में जाते हैं और वहीं जहां पिंकी की लाश को दफनाया गया था वहां उसकी लाश अब कंकाल बन चुकी थी। उस कंकाल को निकालकर पूरे रीति रिवाज से उसे उस बंधन से आज़ाद करके उसे मुक्ति दिलवा देते हैं। और अब ऋचा, पूजा जेनिफर की सहायता से कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़ती हैं और फाइनली उस होटल के मैनेजर को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और अब ऋचा, पूजा दोनों अपने गांव वापस लौट चुकी थी और अपने परिवार से अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर अपने जीवन को आगे व्यतीत कर रही हैं। और अब ऋचा भी अपनी खूबसूरती पर पहले की तरह घमंड नहीं करती, वो सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। अगर आप भी हमें ऐसी ही कोई कहानी सुनाना चाहते हैं तो हमें किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कहानी को लाने की। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।